दोस्तों फिर से हम लोग उपस्थित हो रहे हैं अपने चौथे सेशन को लेके। तो आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। तो मैं हूं अखिलेश मौर्य, आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मौर्य अखिलेश कुमार पे स्वागत करता हूं। और जहां तक रही बात आप लोगों की पीडीएफ्स की, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर डे अपलोड कर दी जाती है और वहां पे आप जुड़ कर ले सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल होता है वो हमारा आपका ध्येया पीईटी करके है, वहाँ पे आप उस चीज़ को ले सकते हैं। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल इसी आईडी पे जुड़ सकते हैं, ठीक। और रोज़ की तरह फिर से आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वही रिक्वेस्ट है पुरानी वाली कि जो लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही शेयर और लाइक कीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक आपके माध्यम से जुड़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति होती है, यहाँ पे हम मूल प्रवृत्ति की बात की गई है, किसके माध्यम से बाहर आती है, ठीक है। किस माध्यम से हमारी मूल प्रवृत्ति बाहर आती है? गति, मन, संवेग और ब दोनों, ठीक है। तो जब हम मूल प्रवृत्ति की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो मूल प्रवृत्ति का एक सिद्धांत दिया गया था, सिद्धांत विलियम मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया। और विलियम मैकडूगल ने इसे अपनी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था सामाजिक सामाजिक मनोविज्ञान पुस्तक में विलियम मैकडूगल ने अपने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को समझाया। और मूल प्रवृत्ति जो होती है, ये एक जन्मजात गुण होती है, जिससे हम बच्चों को डिसाइड कर लेते हैं ना कि इस प्रवृत्ति का बच्चा है, ऐसा इसका व्यवहार भविष्य में आगे चल के होगा। किस प्रवृत्ति, उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, यानी कि जैसी वो हरकत करता है, जैसे उसके अंदर विचार होते हैं, उसी के अनुसार अपने जो क्रियाविधि होती है उसको संपादित करते रहता है, ठीक है। तो उसी के बारे में प्रश्न है कि गति, मन या संवेग के माध्यम से। गति का मतलब होता है स्पीड, यानी कि कोई काम को हम कितनी तेजी के साथ कर रहे हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, स्पीड के रूप में व्याख्या की जाती है। मन, जब हम मन की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर के नियंत्रण की बात करता है ना। शरीर का नियंत्रण की बात करता है, किसी भी क्रिया को सोच समझ के विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण के माध्यम से संपादित करने का काम करता है। लेकिन संवेग क्या होता है? एक प्रकार का वेग, समवेग, यानी कि सभी का वेग, यानी कि कुछ हमारे शरीर में ऐसी गति, ऐसी सोच या ऐसी प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से ही हम अपनी जो शरीर की हरकत होती है या गति होती है, उस क्रिया को संपादित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि संवेग, यानी कि सभी में गति प्रदान करने का काम करता है, सभी में गति देता है, यानी हर अंग को संवेग के माध्यम से संचालित करने का काम करता है। और यही जो होता है मूल प्रवृत्ति के अनुसार, मूल प्रवृत्ति के अनुसार चलता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर जैसी मूल प्रवृत्तियां होती है, यानी कि जैसे जन्मजात गुण ये हो जाते हैं, जन्मजात गुण होंगे, उसी के अनुसार आपके अंदर सोच आएगी, भावनाएं उत्पन्न होगी, और उसी भावनाओं से क्या होगे, आप कार्य करेंगे। और यही कार्य जो होता है आपका व्यवहार कहलाता है, और ये संवेग के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं। इसको अगले प्रश्न के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे। तो इसका सही उत्तर होता है संवेग, ठीक है। आगे चलते हैं और इस प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा प्रश्न है, खोजी प्रवृत्ति का बालक किस प्रकार के खेल का चयन करेगा, है ना। खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसके अंदर खोजने की ललक होती है, वो किस प्रकार का खेल का चयन करेगा। यहाँ पर खेल की बात की गई, द्वंद्वात्मक खेल, एडवेंचरस खेल, खोजी खेल या व्यक्तिगत खेल। देखिए, खोजी खेल कोई खेल नहीं होता है, यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट आप कर लीजिएगा। यहाँ पे ये प्रश्न है ही नहीं, ऑप्शन है गलत है। द्वंद्वात्मक खेल का मतलब आपका
क्या हो जाता है, कॉम्बेटिव गेम हो जाता है, जो कि लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है। और जो व्यक्ति लड़ाकू प्रवृत्ति का होगा, है ना, लड़ाकू प्रवृत्ति, है ना, जिसके अंदर लड़ाकू प्रवृत्ति होगा, वो किस प्रकार का खेल का चयन करेगा, वो तो हमेशा क्या करेगा, कुश्ती का काम करेगा, कुश्ती खेल खेलेगा, तलवारबाजी खेलेगा, तलवार, जिसमें लड़ना यानी कि मारना और बचना यानी डिफेंसिव खेल और कम्बेटिव खेल ये हो जाते हैं, जिसके अंदर द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति होती है या लड़ाकू प्रवृत्ति होती है। ठीक है, फिर आते हैं हम व्यक्तिगत खेल। व्यक्तिगत खेल का मतलब क्या होता है कि आप स्वयं अकेले उस खेल को, उस क्रिया को संपादित करने का प्रयास करते हैं। तो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है इंडोर खेल हो जाता है, एक क्या होता है, आउटडोर खेल हो जाता है। इंडोर खेल में जैसे मान लीजिए टेबल टेनिस हो गया, टेनिस हो गया, सॉरी टेनिस नहीं होगा, बैडमिंटन हो गया, शतरंज हो गया, बहुत सारे खेल होते हैं। शतरंज हो गया, बैडमिंटन, ये सिर्फ खेल इंडोर व्यक्तिगत खेल के रूप में आते हैं। आउटडोर की जब बात करते हैं तो एथलेटिक्स यानी कि ट्रैक एंड फील्ड की सभी इवेंट जो होती है इसके व्यक्तिगत खेल के रूप में आ जाती है। अब इस प्रश्न के सही उत्तर की हम लोग बात कर लें या फिर एडवेंचरस स्पोर्ट्स को समझे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडवेंचरस स्पोर्ट्स को खेलने का प्रयास कर। ये एडवेंचरस का मतलब क्या होता है, साहसिक। ठीक, 1 मिनट। एडवेंचरस का मतलब होता है, थोड़ा सा ये पेन का वो कनेक्शन खिंच गया था तो इसी वजह से। तो एडवेंचरस स्पोर्ट खेल का मतलब होता है आपका साहसिक खेल, साहसिक खेल। और जब हम लोग साहसिक खेल की बात कर रहे थे तो साहसिक खेल के अंदर जैसे आपका सैर आ गया, टूर पे आप जा रहे हैं, कहीं पे ट्रिप लगा रहे हैं, या फिर आप शिविर का आयोजन किए, शिविर के साथ साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं यानी कि घूम रहे हैं। तो जब आप घूमने जाते हैं कहीं पे, वहाँ पे नई नई चीज़ों, ट्रैकिंग खोजने का प्रयास करते हैं, पर्वतारोहण खेल को अपनाते हैं, तो इसके माध्यम से नए जगह पे जाते हैं, नई चीज़ों को खोजने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अब आपको मिल गया होगा, एडवेंचरस स्पोर्ट्स यानी कि साहसिक खेल जो होते हैं ये खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके माध्यम से हम जगह जगह पे जाके चीज़ों को खोजने, वहाँ की चीज़ों को अडाप्ट करने या अनुभव करने या उनसे सीखने का हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न की बात करते हैं। कपालीय तंत्रिका में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है, ऑप्टिक तंत्रिका, ट्राइजेमिनल तंत्रिका, वेगस तंत्रिका या सियाटिक तंत्रिका। ऑप्टिक तंत्रिका की सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए मैंने पहले की वीडियो में भी बताया कि जो तंत्रिका यानी कि नर्व्स होती है ये दो प्रकार की होती है। पहली नर्व्स जो होती है आपका कपाली होता है, कपाली यानी क्रेनियल, जो हमारे सिर से निकलता है, और ये क्या होता है, 12 जोड़े होते हैं, इनकी 12 जोड़े, ये क्रेनियल नर्व्स होती है। और दूसरा क्या होता है, अभी स्पाइनल, स्पाइनल नर्व्स होता है, और ये कुल शरीर के अंदर 31 जोड़े में उपस्थित होती है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, रेफरेंस दे के पूछ रहा है कपालीय तंत्रिका में, न कि सिर्फ तंत्रिका में। अगर सिर्फ तंत्रिका की बात करता तो यहीं पे उत्तर बदलेगा, और कपालीय की बात कर रहा है तो उत्तर दूसरा होगा। तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग सियाटिक तंत्रिका की बात करते हैं। सियाटिक तंत्रिका जो होती है आपका एक स्पाइनल तंत्रिका होती है, स्पाइनल तंत्रिका का एक भाग होता है। और शरीर, चूंकि अब स्पाइनल होता है तो ये पूरे शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है, लेकिन ये क्या करता है, लोअर लिम्स जो हमारे पैर होती है, पैर, टांग और तालू, टकने, इन चीज़ों, इन तीनों जगह यानी कि हमारे कमर कुल्हे से लेके हमारे नीचे के पैर तक ये तंत्रिका फैली हुई है। तो इस तरह से क्या होता है, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका के रूप में सियाटिक तंत्रिका काम करते हैं, शरीर यानी कि तंत्रिका के रूप में। लेकिन हम लोग कपालीय तंत्रिका की रेफरेंस में सिर्फ और सिर्फ उत्तर को खोजने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेगस तंत्रिका। वेगस तंत्रिका जो होते हैं, एक प्रकार, जैसे हमने बताया तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं,
ये तो तंत्रिका कहाँ से निकलती है इसके बारे में हमने बात किया। तंत्रिकाएं दो प्रकार की, एक प्रेरक तंत्रिका, एक आपका सेंसरी तंत्रिका। सेंसरी तंत्रिका जो जो संवेदी अंगों से सेंसेशन को यानी संवेदना को मस्तिष्क तक ले जाती है, पहली तंत्रिका। दूसरी तंत्रिका जो होती है वो मस्तिष्क से मसल्स की ओर लेके आदेश को आती है कि तुम्हें एक काम कर रहे हैं, यानी प्रेरणा देने का काम करती है, तो प्रेरक तंत्रिका हो जाती है। तो जो वेगस तंत्रिका होती है, ये दोनों प्रकार का वेगस, 1 मिनट, वेगस जो तंत्रिका होते वो प्रेरक और प्लस सेंसरी दोनों प्रकार की तंत्रिका के रूप में काम करती है। और ये क्या होते सबसे अधिक फैली हुई है। और यहाँ पे हम बात क्या करें, बड़ी होने की, ठीक है। तो सबसे अधिक फैली, सबसे अधिक फैली है, ठीक है। तो सबसे अधिक फैली होने का कारण क्या है कि ये सबसे अधिक फैलने का इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि ये हमारा जो पाचन तंत्र होता है और प्लस रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि रक्त परिसंचरण संचरण जो हमारा पर पाचन और रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसके लिए, यानी कि हमारे पेट से लेके हमारे मुंह, नाक और फेफड़े, हमारे जो आमाशय, हमारे लीवर्स, हमारे पेनक्रियाज, इन सब को संचालित करने के लिए वेगस तंत्रिका काम करती है। और इसीलिए ये पूरे क्या होते हैं इस रेंज में फैली होती है, ठीक। तो वेगस तंत्रिका हो जाती है। लेकिन जब हम ट्राइजेमिनल तंत्रिका की बात करते हैं तो ट्राइजेमिनल तंत्रिका भी आपका दोनों प्रकार की तंत्रिका के रूप में काम करता है। एक होता है प्रेरक तंत्रिका, दूसरा होता है आपका संवेदी तंत्रिका, या फिर उसको सेंसरी कहते हैं। संवेदी तंत्रिका के रूप में काम करता है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल जब तंत्रिका की बात करते हैं तो ये 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं ट्राइजेमिनल। तो इसीलिए सबसे बड़ी तंत्रिका के रूप में अगर हम क्रेनियल तंत्रिका यानी कि कपालीय तंत्रिका की बात करते हैं तो सबसे बड़ी तंत्रिका के रूप में ट्राइजेमिनल इसके 3 भाग निकलते हैं। एक होता है आँख के लिए निकलता है, उसको आँख के लिए जो निकलता है उसको हम आप्थेस्मिक तंत्रिका कहते हैं। ये हमारे आँख से जुड़ा होता है, आँख की संवेदना के बारे में बात करता है। दूसरा होता है आपका मैक्सिलरी, मैक्सिलरी मैक्सिलरी जो तंत्रिका होती है, यहाँ पे चेहरे के अंदर मैक्सिलरी बोन होता है। इसका मतलब इसका संबंध हमारे नाक, मुंह और दांत से होता है। इसका जो तंत्रिका हमारी श्वसन लेने में या भोजन को चबाने में ट्राइजेमिनल तंत्रिका मदद करती है। तीसरा इसका काम होता है और इसका जो प्रकार होता है वो होता है मैंडिबुलर तंत्रिका, मैंडिबुलर तंत्रिका। अब मैंडिबुलर हड्डी क्या होती है, ये मैंडिबुलर हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। तो एक तरह से जबड़े में तंत्रिकाओं को सेंसेशन को लेना और जबड़े को आदेश देना। जबड़ा क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे मैसेटर पेशी होती है, यानी कि चबाने वाली चबाने की पेशी यहाँ पे स्थित होती है। चबाने की क्या होती है, आपकी पेशी यहाँ पे स्थित होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे दांत की जो तंत्रिका होती है वो भी मैंडिबुलर तंत्रिका से जुड़ी होती है। तो ये 3 क्षेत्रों में काम करता है ट्राइजेमिनल तंत्रिका। तो इसीलिए ये शरीर की सबसे कपाली तंत्रिका का सबसे बड़ी तंत्रिका होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। किस रासायनिक क्रिया के द्वारा जटिल तत्व जो होता है सरल तत्वों के रूप में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं और अपचय की, उपचय की और चया अपचय की, या अब दोनों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चया अपचय प्रक्रिया, ठीक है, एक रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, इसके माध्यम से क्या होता है, ऊर्जा का बनना। ऊर्जा का क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, ऊर्जा का बनना व खर्च होना है।
तो जब ऊर्जा का बनता भी है और खर्च खर्च भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, यह हमारे जो मेटाबॉलिज प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रक्रिया ही चयापचय कहलाता है। सॉरी, मैंने वो बोल दिया। इसको हमें बताना था सम स्थिति, यानी कि शरीर की जो होम्योस्टेटिस होती है, होम्योस्टेटिस यानी कि सम स्थिति, शरीर की जो सामान्य स्थिति है उसको बनाए रखने में मदद करती है, ताप को नियंत्रित करती है। जब ऊर्जा बनने लगती है तो ताप शरीर का बढ़ता है, तो उसके लिए खर्च भी करना यही इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। तो उस ताप का नियंत्रण होने लगता है, क्योंकि वो ताप जो होता है हमारे पसीने के माध्यम से बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये दो तरीके से संपादित, एक तो कह रहे हैं ना कि बनने की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक ना, जैसे कि उपचय हो गया, ये क्या होता है, बनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, बनने की प्रक्रिया। और दूसरा क्या होता है, खर्च होना। खर्च का मतलब आपका क्या हो जाता है, टूटने की प्रक्रिया हो जाती है। जब ऊर्जा का निर्माण या कोशिकाओं का निर्माण या टूटे फूटे जो कोशिकाएं होती है उनकी रिपेयर का काम होता है, ठीक है। तो ऊर्जा बनना बनना कोशिका बनना व मरम्मत होना, ये आपका उपचय कहलाता है। इसको हम एनाबोलिज्म कहते हैं, एनाबोलिज्म। और जो अपचय होता है जिसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, यानी कैटाबोलिज्म कटते जाता है, यानी कि खर्च या टूटते जाता है। तो ऊर्जा का ये क्या करता है, खर्च करने का काम करता है, ऊर्जा खर्च होता है। और जब ऊर्जा खर्च का मतलब हम एक्टिविटी करते हैं, तो उस समय कोशिका बनती है, नहीं बनती है, इस समय कोशिका नष्ट होती है या टूटती जाती है। तो चया अपचय जो होते हैं रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ऊर्जा का बनना व खर्च होना होता है। उस स्थिति में कोशिकाएं भी बनती हैं और टूटती हैं, और इससे क्या होता है, शरीर का जो होम्योस्टेटिस होता है, यानी सामान्य अवस्था का बना रहता है, जिससे कि हम सही अवस्था में रहते हैं। और ये दो प्रकार से एक से संपादित हो रहा है। एक होता है कि ऊर्जा का बन भी रहा है और कोशिकाएं का निर्माण हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, तो रिपेयरिंग या मरम्मत भी हो रही है। तो वो एनाबोलिज्म यानी उपचय की प्रक्रिया कहला जाती है। और जब यही बनी हुई ऊर्जा जो स्टोर रहती है, जब वो खर्च होने लगती है, तो हम एक्टिविटी करते हैं और कोशिकाएं टूटती भी हैं, बहुत कोशिकाएं मृत भी हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को हम कैटाबोलिज्म या अपचय की प्रक्रिया कहते हैं। तो हमारा सवाल है कि जटिल तत्व सरल तत्वों में टूट जाते हैं, यानी कि जब ऊर्जा बनती है, कोशिका बनती है, तो ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। और जब यही जटिल प्रक्रिया टूटने लगती है तो ऊर्जा खर्च होती है और कोशिकाएं भी टूटने लगती है, यानी कि सरल अवस्था में आने लगती है। तो इसका सही उत्तर आपका कैटाबोलिज्म यानी कि अपचय हो जाता है। ठीक है, आगे की प्रश्न की बात करते हैं। प्रशिक्षण के किस विधि में विद्यार्थियों को सक्रिय वो प्रशिक्षक को निष्क्रिय रखा जाता है? ठीक है, जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो कैसी अवस्था जिसमें सक्रियता और निष्क्रियता की बात रखी जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ए, प्रस्तुतिकरण विधि। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रस्तुत करना है तो तीन तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। या तो उस काम को हम प्रदर्शन द्वारा करके दिखाते हैं, जैसे हम लोग मार्च डेमोस्ट्रेशन की प्रक्रिया दिखाते हैं छात्रों को, तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, क्लासरूम के अंदर व्याख्या करते हैं, उस प्रक्रिया की वर्णन करते हैं, ठीक है, तो प्रस्तुत करते हैं। और फिर कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर भाषण के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में देखते हैं जो लीडर होता है यानी जो टीचर होता है वो पूरा क्या होता है, टीचर सक्रिय होता है, टीचर सक्रिय होता है ना, पूरा काम टीचर के जिम्मे होता है। और जो स्टूडेंट होता है, वो जो छात्र होता है, वो क्या करता है, और इस प्रक्रिया के दौरान जो आपका छात्र होता है वो क्या करता है, सुनता है, सुनता और सम टूटता है, सॉरी, सुनता है और फिर, सॉरी गलत लिख दे रहा हूँ मैं, हाँ, समझता है। ठीक है, तो वो बैठ के चुपचाप सुनते रहता है, समझते रहता है। तो इस अवस्था में यानी प्रस्तुतिकरण विधि में टीचर सक्रिय होता है और विद्यार्थी
असक्रिय होता है, निष्क्रिय रूप में होता है। फिर हम बात करते हैं आपके सहयोगात्मक विधि में। सहयोगात्मक विधि में साथ साथ दोनों साथ साथ करना, यानी कि छात्र करता है, छात्र कार्य करता है, वह जो टीचर होता है वो जो गलतियां होती हैं, गलतियां क्या करता है, दूर करने का काम करता है। जो भी छात्र गलत मूवमेंट करता है तो टीचर तुरंत वहाँ पे जाता है और बताता है कैसे। तो छात्र और टीचर दोनों सक्रिय हो गए सहयोगात्मक विधि में, क्योंकि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है कार्य विधि, टास्क मेथड। इसमें देखते हैं टीचर कहता है ना कि तुमको ये काम करना है, ठीक है। जैसे हमें बचपन में होमवर्क मिलता था, फिर जब हम लोगों ने बीपीएड एमपीएड कर रहा होगा तो वहाँ पे असाइनमेंट वर्क मिलता था कि तुमको ये काम करके लाना है, आपको ये काम करके लाना है। तो टास्क मेथड में इसमें जो होता है टीचर, जो अध्यापक होता है, ये क्या दे देता है, छात्र को कार्य देता है। अब छात्र इस अवस्था में क्या करता है, छात्र उस काम को करता है, यानी कि कार्य करता है, तो सक्रिय हो गया। और जो टीचर था अभी तक सक्रिय था, टीचर जो था कार्य नहीं करता है, तो ये निष्क्रिय रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो सक्रिय और प्रशिक्षक को निष्क्रिय बना रहा है, तो टास्क मेथड के माध्यम से ये क्रियाएं संपादित हो रही हैं। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। खेल प्रशिक्षक में मनोवैज्ञानिक तैयारी शब्द का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? स्पोर्ट ट्रेनिंग में हम साइकोलॉजिकल की बात करते हैं ना, साइकोलॉजिकल रेडीनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम एटी पुनी, रॉड्रिक बिनेक और कार्ल ड्रीम की। तो सबसे पहले एटी पुनी की बात करते हैं 1957। 1957 में ये सर्वप्रथम जो था, इन्होंने मनोवैज्ञानिक तैयारी की अवधारणा पेश की। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि जब हम पूरी तरह से शारीरिक रूप से थक जाते हैं और हमारे काम करने के लिए ऊर्जा नहीं रहती है, तब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कारक जो हमारा आत्मविश्वास था वो निकल के आता है और हमें प्रेरित करता है, तुम कर सकते हो। फिर से हम अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करते और काम करना और लक्ष्य को प्राप्त करते। इसी चीज़ को, इसी थीम को एटी पुनी ने 1957 में सबसे पहले खेल ट्रेनिंग के अंदर पेशकश की कि मनोवैज्ञानिक तैयारी खिलाड़ियों की करानी चाहिए, जिससे कि अपने आप को मेंटली फिट रखे, ताकि किसी भी स्थिति में वो अपने आप को हार न माने, ठीक है। इसके बाद रॉड्रिक आते हैं, और रॉड्रिक का जो समय काल था वो 1969 का समय था। इन्होंने सहयोग किया, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सहयोग से जो इनकी जो पुनी की मनोवैज्ञानिक थॉट थी, उसको रॉड्रिक ने 1969 में सहयोग से प्रचालित करने का काम शुरू कर दिया, यानी कि लोगों तक फैलाने का काम किया। वहीं पर बिनेक की जब बात आती है तो ये 1970 में आते हैं, और इन्होंने पूरे जो यूरोपीय कंट्री थी, यूरोपीय देशों में क्या किया, फैलाया, ठीक है। तो जो एटी पुनी की जो मनोवैज्ञानिक थाट थी, उसको बिनेक ने पूरे यूरोपीय देशों में 1970 में फैला दिया। और कार्ल ड्रीम के बारे में हम सब जानते हैं, 1920 का समय था, 1920 का समय था, और यहीं पे एक विश्वविद्यालय का नाम आता है जिसका नाम था डूसू विश्वविद्यालय। और यहीं पे क्या होता है, पहली खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला, है ना, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला हमने बता दिया था, ठीक है। अब पहली खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला इन्होंने डीसू विश्वविद्यालय जर्मनी में खोली, क्योंकि कार्ल ड्रीम जर्मनी के थे। उसी तरह खेल मनोविज्ञान के पिता की जब हम बात करते हैं, खेल कौन थे,
खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? मनोविज्ञान के पिता के जब पिता की बात करते हैं तो ये अमेरिकन थे, कोलमैन ग्रिफिथ थे। ठीक है, तो आगे के प्रश्न की ओर बात करते हैं। इसका सही उत्तर एटी पुनीत है। इसके बाद हमारे 7वां प्रश्न है, अधिक वजन के कारण खिलाड़ी जरूरत से अधिक व्यायाम करने लगता है तो उसके अंदर किस प्रकार की विकृति आती है? मान लीजिए हमारा वजन अधिक हो गया, खिलाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करता है तो उसे किस प्रकार की विकृति आती है? हाइपरजेनिक जिम्नेजिया, एनोरेक्सिया एथलीट, स्पोर्ट एनोरेक्सिया और हाइपो एक्सरसाइज। इसमें थोड़ा हमसे गलती हुआ है। ये तीनों जो शब्द हैं ना, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को प्रदर्शित करता है। इसीलिए क्या है, हाइपो एक्सरसाइज यानी कि कम एक्सरसाइज। अब सोचिए अधिक वजन है तो आप कम एक्सरसाइज करेंगे। हाइपो मीन्स कम होता है और हाइपर मीन्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाता है। हाइपर जिम्नेसिया यानी कि ज़्यादा वो जिम करता है। एनेरेक्सिया एथलीट यानी कि एथलीट जो होता है बहुत ज़्यादा अपने आप को सक्रिय रखता है। और स्पोर्ट्स इनोरेक्सिया का मतलब होता है खिलाड़ी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खेल खेलने का काम करता है। तो ये जो होता है जो तीनों स्थितियाँ एक ही नाम होता है, बस अलग अलग टर्म में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो ये हमारे जो हाइपर एनेक्सिया है ये हमारे खाना यानी कि भोजन व व्यायाम संबंधी एक विकार है, विकार होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा अधिक वजन बढ़ जाता है तो बहुत लोग कहते हैं ना खाना बहुत कम कर दो और दौड़ना बहुत शुरू कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप आवश्यकता से अधिक एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं और आवश्यकता से कम भोजन लेना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका वेट लॉस तो ज़रूर होगा, लेकिन ये वेट लॉस सही नहीं होता क्योंकि इससे आपको कमजोरी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये काम क्या होता है, वजन नियंत्रण के लिए, नियंत्रण, वजन नियंत्रण के लिए आप ऐसा काम करने लग जाते हैं और इससे क्या होता है, फैट आपकी ख़त्म नहीं होती बल्कि आपका वजन रिड्यूज होना लग जाता है। और उसके वजह से आप कहते हैं ना चक्कर आ रहा है, पैरों में झंझनाहट आ रही है, कमजोरी आ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने तो एनर्जी लेना छोड़ ही दिया पूरी तरह से। ठीक, आपने फैट को नहीं बल्कि एनर्जी सोर्स को ही ख़त्म कर दिया, तो आप कहाँ से अपने आप को एनर्जिक महसूस करेंगे? तो इसलिए यही विकार जो होता है आपका हाइपरजिम्नेसिया कहलाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है यानी कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, फैट, देखिए शरीर में वजन बढ़ने का कारण फैट होता है न कि वजन होता है। तो आप फैट को ख़त्म करने का प्रयास कीजिए ना, पर्याप्त आप डाइट लीजिए, आप पर्याप्त एक्सरसाइज कीजिए, आपको कोई समस्या नहीं हो। लेकिन आपने पर्याप्त डाइट लिया ही नहीं, भोजन लिया ही नहीं और अधिक से ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए तो वहाँ पे आपका वेट रिड्यूज होने लगता है, सॉरी वज़न घटता है। लेकिन वो क्या करता है, इससे आपका कुपोषण भी हो सकता है क्योंकि बाद में मांसपेशियां उस चीज़ को फिर न्यूट्रिशन को एडाप्ट भी नहीं कर पाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, या फिर आपका हृदय संबंधी रोग भी आने की संभावना हो जाती है क्योंकि आपको डाइट मिलता नहीं, आप आवश्यकता से अधिक काम करेंगे तो थकान होगी और इस स्थिति में आपको बीमारी होने की संभावना रहेगी। तो आप जानिए कि अधिक वजन को कम करने के लिए अगर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते और भोजन कम लेते हैं तो आपको हाइपरजेनेक्सिया संबंधित विकार होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक खेल के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक खेल के लिए तथा प्रत्येक खेल प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है, ये किसका आदर्श वाक्य है? एक्स्ट्रा म्यूरल की, इंट्राम्यूरल की या खेल की? ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले खेल की बात करें तो खेल एक प्ले, इसको हम प्ले कहते हैं। और ये क्या होता है, खेल कहते हैं ना, हम खेलने जा रहे हैं तो हम पूछेंगे क्या उद्देश्य है, तो कहेंगे कि कोई नहीं, बस मनोरंजन के लिए, यानी कि निरुद्देश्य प्रक्रिया है, एक स्वच्छंद प्रक्रिया है ना। आनंद के लिए जा रहे हैं तो कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो स्वच्छंद प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। और यह जो खेल होता है आपको आनंद, जब आप उस तरह से खेलते हैं तो आपको क्या होता है, आनंद महसूस होता है, खुशी महसूस होती है,
आप अपने आप को मस्त महसूस करते हैं। जैसे मन किया तो दौड़ दिए, मन किया तो चढ़ गए, मन किया तो कूद गए। ये सारी चीज़ें खेल के अंदर आता है। तो इसमें कोई रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, कोई भी बंदिशें नहीं होती, जैसे मर्जी वैसे करें। ये आनंद देता है हमें, ठीक है। इसके बाद आपका स्पोर्ट्स आता है, गेम्स आता है, ये अलग विषय है, हम लोग उस पर कभी अलग बात करेंगे छोटे वीडियो में। तो बात करते हैं हम एक्स्ट्रा म्यूरल की। तो एक्स्ट्रा म्यूरल क्या होता है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब कहते हैं अधिक, और म्यूरल का मतलब दीवाल, दीवाल। जब अधिक दीवाल मिलके किसी एक क्रिया को संपादित करती है, यानी कई दीवाल कब मिलेंगे एक्स्ट्रा? जब हम बाहर निकलेंगे, दीवाल के बाहर और दीवाल, तो बहुत सारे टीमें आपको खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि एक प्रतियोगिता करने के लिए आती है। तो जब दो या दो से अधिक स्कूल्स, गांव, मोहल्ले, शहर, देश के बीच कोई टूर्नामेंट होता है, तो वो एक तरह से एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट कहलाता है। या जब दो या दो से अधिक विद्यालयों के बीच होता है, तो इसको हम अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्राम्यूरल, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। इंट्रा का मतलब होता है आपका अंदर की तरफ, और म्यूरल का मतलब होता है दीवाल। यानी कि दीवाल के अंदर जो भी खेल प्रतियोगिताएं हो रही है, यानी कि एक स्कूल के अंदर ही जो खेल हो रहा है, उस सिर्फ उस स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं, तो वो आपका इंट्राम्यूरल कहलाता है। और इसी में कहा जाता है कि जब एक विद्यालय के अंदर सभी जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, तो हुआ ना कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रत्येक खेल हो गया, और प्रत्येक खेल प्रत्येक विद्यार्थी खेल सकता है। यानी कि इसके माध्यम से खिलाड़ियों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनको बताया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सबसे पहले इंट्राम्यूरल का प्रयोग 1864 में यूएसओ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने सबसे पहले अपने यहाँ करने का काम किया था। बाद में ये प्रचलित होने लगा और सभी देशों ने इसको अडॉप्ट किया था। अब नवा प्रश्न है, ऐसे भोजन या खाद्य तत्व जिसे उचित मात्रा में, उचित रूप से पाचन द्वारा अवशोषित व संशोधित नहीं किया जाता, उसे हम क्या कहते हैं? यानी खाद्य असहिष्णुता, खाद्य सहनशीलता, खाद्य भोजन और सभी। प्रश्न को समझते हैं। कुछ ऐसे भोजन या खाद्य पदार्थ अगर हम ले लेते हैं, तो उसको हमारा पाचन तंत्र पचा नहीं पाता, अवशोषित नहीं या संसाधित नहीं कर पाता। ऐसे भोजन क्या कहते हैं? खाद्य भोजन जो खाते हैं, ठीक है, इसका संबंध हमारे खाने से होता है। जो खाते हैं वो हमारा खाद्य सहनशीलता मतलब पाचन योग्य भोजन, अर्थात कहें तो सहनशीलता, जिसको हमारी शरीर सह सकती है वही हमारी सहनशीलता होती है। तो पाचन योग्य भोजन जो होता है उसको हमारा शरीर सह लेता है, एडाप्ट कर लेता है, पाचन पचित कर लेता है, उससे जो भी अपौष्टिक तत्व होते हैं ले लेता है, और अपौष्टिक तत्वों को मल के रूप में बाहर निकाल देता है। लेकिन खाद्य असहिष्णुता जो होती है, जब आवश्यकता से अधिक हम भोजन लेते हैं, जैसे कहें तो आवश्यकता से क्या हुआ, अधिक भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं, तो वो क्या उपचित हो पाती है? नहीं हो पाती है। और इससे क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र उसको पचा भी नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो वैसे ही वो बिना पचित किए हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है, मल के रूप में निकल, तो खाद्य असहिष्णुता वो कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब, इसका प्रश्न का सही उत्तर जो होता है खाद्य असहिष्णुता हो जाता है, जिसको क्या होता है, अवशोषित या संधारित नहीं, संधारित का मतलब इकट्ठा करना, अवशोषित का मतलब कि मतलब उसमें से जो पौष्टिक तत्व ले लेना, और जो अपौष्टिक तत्व मल के रूप में बाहर। तो खाद्य असहिष्णुता ऐसे भोजन कहलाता है। या जो अपचित भोजन हो, या फिर हम आवश्यकता से अधिक जितना भोजन लेते हैं, वो सारे के सारे भोजन खाद्य असहिष्णुता की कैटेगरी में रखी जाती है। अब इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, सेकेंड विंड आने पर कौन सा हार्मोन शरीर में सक्रिय होता है? ठीक है, सेकेंड विंड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है एड्रिनल हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, पैराथार्मोन हार्मोन। सबसे पहले हम लोग सेकेंड विंड की बात कर लेते हैं। क्या होती है सेकेंड
विंड। जब हम व्यायाम करते हैं तो एक थकान या फिर कहते हैं तो बेचैनी की अवस्था आती है, बेचैनी की अवस्था। जब हम व्यायाम करते हैं तो थकान या बेचैनी की अवस्था को हम महसूस करते हैं, घुटन सी महसूस होने लगती है, तो वही आपका सेकेंड विंड कहलाता है। हम कहते हैं ना, हाँ सेकेंड विंड आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हार ना मानना, कंटिन्यू जारी रखना। जब कंटिन्यू हम जारी रखते हैं तो थकान और बेचैनी सब गायब हो जाता है और हम अपने काम को सही तरीके से कर पाते हैं। तो दो शब्द होता है सेकेंड विंड को समझने के। व्यायाम के समय या किसी भी कार्य के समय अगर आपको थकान और बेचैनी, घुटन महसूस हुई शुरुआत की अवस्था में, न कि बहुत समय बाद तो आना ही है शुरुआत के समय में, तो वो आपकी सेकेंड विंड या द्वितीयक वायु कहलाती है। तो जब सेकेंड विंड आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर लेक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करना होता है ना, तभी तो ये सेकेंड विंड खत्म होती है और फिर से हमें थकान और बेचैनी खत्म होती है, कंटिन्यू हम अपने काम को करते हैं। तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? आरबीसी चाहिए, है ना। आरबीसी कहें तो हीमोग्लोबिन की आवश्यकता चाहिए। तो हीमोग्लोबिन या आरबीसी रक्त में ज़्यादा करना पड़ेगा, तो किस हार्मोन्स के माध्यम से वही आरबीसी का उत्पादन बढ़ाना पड़ता है हीमोग्लोबिन के लिए? तो कौन से हार्मोन्स आरबीसी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? वही ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन डी पैराथार्मोन हार्मोन्स की बात करते हैं। तो पैराथार्मोन हार्मोन्स जो होता है हमारा पैराथायराइड पैराथायराइड ग्रंथि से निकलती है, और ये हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करती है? संग्रह करती है, यानी कि इकट्ठा करके रखती भी है, और उसके साथ इनका संश्लेषण भी करते, मतलब कि उपयोग भी करते। शरीर को अगर इसकी आवश्यकता होती है उसको दे देती है, संश्लेषण करती है। तो इससे क्या होता है कि जो कैल्शियम और फास्फोरस की जहाँ भी आवश्यकता होती है उसको पूर्ति करती रहती है, जिससे कि हमारे शरीर की होम्योस्टैटिस यानी कि सम स्थिति शरीर की जो मूल अवस्था होती है बनी रहती है। ठीक है। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, आप सब जानते ही हैं कि ये पुरुष जनन ग्रंथि या फिर कहें तो सेक्स ग्रंथि से ये उत्पादित होता है। जो टेस्टेज होता है उस वहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते रहता है। ठीक है। इसके बाद हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स की जब हम बात कर रहे थे, तो थायरॉक्सिन हार्मोन ये क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से निकलती है, और ये भी पैराथायराइड हार्मोन्स की ग्रंथि की तरह कैल्शियम की, और कैल्शियम के साथ साथ आयोडीन का क्या करती है? आयोडीन का संश्लेषण करती है और संग्रह करके रखने का काम करती है। और जब भी शरीर को इसकी आवश्यकता होती है शरीर को वो देती है, और जब इसकी शरीर में पर्याप्त मात्रा होती है तो इन दोनों तत्वों को, कैल्शियम को और आयोडीन को, अपने अंदर संग्रहित करके रखती है, ताकि अगर कमी हो तो उसकी पूर्ति की जा सके। अब आते हैं हम एड्रिनल हार्मोन्स के ऊपर। एड्रिनल हार्मोन्स जो होता है, हमारे एड्रिलिन ग्रंथि होती है, एड्रिलिन ग्रंथि। एड्रिलिन ग्रंथि हमारे दोनों किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्रंथि उपस्थित होते हैं। इसको किडनी हेड के नाम से भी जाना जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को। तो इससे एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम एड्रिलिन हार्मोन्स कहते हैं। और ये एड्रिलिन हार्मोन्स को हम करो या मरो हार्मोन्स भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है एड्रेनलिन का, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी हमें डर या फिर डर या ऑक्सीजन की जब हमारे अंदर कमी हो जाती है, या प्लस अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो यही एड्रिलिन हार्मोन्स क्या करता है, हमारी जो अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो होता है, जहाँ पे आरबीसी का उत्पादन होता है, उसको सक्रिय करता है, और जिससे कि वहाँ पे आरबीसी का उत्पादन और बढ़ जाता है। और यही आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन रहता है। फिर ये क्या रहता है, रक्त में आता है, रक्त परिसंचरण के माध्यम से फेफड़े के अंदर से
बाहरी वातावरण से और अधिक ऑक्सीजन, चूँकि आरबीसी की मात्रा बढ़ गई है ना, आरबीसी बढ़ाता है, तो आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो आरबीसी क्या होता है, अधिक ऑक्सीजन कैरी करने लगेगा, तो हमारे अंदर और ऊर्जा उत्पादित हो जाएगी। जब और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है तो डर की समस्या हो या थकान की समस्या हो या अधिक ऊर्जा की ज़रूरत हो, सारी चीज़ें पूर्ति हो जाती है और फिर हम अपना काम सही तरीके से करते हैं। वही दशा क्या होती है, इस अवस्था में आती है, यानी कि थकान और बेचैनी आने लगती है। तो एड्रिनल हार्मोन्स जो होता है, प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो एड्रिनल हार्मोन्स एक्टिव होता है और तुरंत बोन मैरो को आदेश करता है आरबीसी बढ़ाने का। और जब आरबीसी रक्त में आता है तो अधिक क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे सहन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है और अपने काम को करने लग जाते हैं। तो आज का सेशन भी यहीं पे समाप्त होता है और ये चौथा सेशन था, हमारा चौथा सेशन था। तो फिर से अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये प्रकार सही है समझाने का, बताने का, या सिर्फ प्रश्न का उत्तर बता के हम आगे चले। जैसा आप बताएंगे करने का प्रयास करूंगा। और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है, ठीक है। और आप 25 अक्टूबर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी क्लासेज जूम ऐप पे रेगुलर चलने के लिए तैयार हो रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको जय हिंद, शुभ दिन हो।